कंडीशन होगी कि जैसे रेड वाला और व्हाइट वाला क्रॉस करा तो पिंक बन गया, ऐसा भी नहीं होगा। ना तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली कंडीशन होगी को डोमिनेंस के केस में। जो एक्सप्रेस हो रहा है ट्रेट, वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है जी। सो दे आर एक्सप्रेसिंग द ट्रेट इंडिपेंडेंटली, सो वी कॉल देम एज कोडोमिनेंट एलील्स। क्लियर हो गया जी? कोडोमिनेंट एलील एग्जांपल्स देखेंगे भी आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सुनिए, पहली बात, codominant alleles should not be confused with incomplete dominance। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। Codominant inheritance is characterized by distinct expression of gene products of both alleles। दोनों एलील कहेंगे हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है जी। यहां डोमिनेंट रिसेसिव वाली बात नहीं आएगी। अच्छा, जैसे आपने ब्लड ग्रुप सुना होगा, आपने ए बी ब्लड ग्रुप सुना है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ये आज हम पढ़ेंगे इस कोडोमिनेंस में, ठीक है। इनके लिए एलील्स हम जानेंगे कि भाई उनको कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने आई ए आई बी जो लिखा है, ये तो जीनोटाइप लिखा है। इस वाले जीनोटाइप में फिनोटाइप ए बी बनेगा। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरा जीनोटाइप ये है। दैट मीन्स मेरे पास ये आई ए एलील भी है, आई बी एलील भी है। आई ए कह रहा है मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, आई बी कह रहा है मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं दोनों, को डोमिनेंट है, राइट जी। सो यहाँ पे वो डोमिनेंट रिसेसिव वाली बात तो नहीं हुई ना ही कोई इंटरमीडिएट वाली बात हुई है। यहाँ दोनों बराबर के डोमिनेंट है। फॉर कोडोमिनेंस टू बी स्टडीड, both products must be phenotypically detectable, right? So genotype में तो IA IB आ गया ब्लड ग्रुप के लिए, फिनोटिपिकली दिखना चाहिए वो कि भाई AB ब्लड ग्रुप है। यू गेटिंग इट? फिनोटिपिकली डिटेक्टेबल होना चाहिए। फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर आप जानते हैं। और डिटेल में समझते हैं इस चीज को, विद एग्जांपल्स समझते हैं। कोडोमिनेंट एलील्स के केस में जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, द सिंबल्स यूज्ड फॉर कोडोमिनेंट एलील्स आर डिफरेंट, अलग तरह से है। कोडोमिनेंट एलील्स आर शोन बाय द सेम कैपिटल लेटर, ध्यान दीजिएगा, बाय द सेम कैपिटल लेटर विद डिफरेंट सुपरस्क्रिप्ट्स। जैसा मैंने ब्लड ग्रुप के लिए बताया कि भाई एलील आई और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट ए लगा दिया, सुपरस्क्रिप्ट बी लगा दिया, समझे? इस तरीके से शो करते हैं हम। कोडोमिनेंट एलील्स को शो करने का तरीका क्या है ये आपने समझा। मैं रिपीट करता हूं, कोडोमिनेंट एलील्स आर शोन बाय द सेम कैपिटल लेटर, कैपिटल आई हमने लिया था, विद डिफरेंट सुपरस्क्रिप्ट्स। जैसे हेमोग्लोबिन की भी बात करें, ये HB समझते हैं आप? HB स्टैंड्स फॉर हेमोग्लोबिन। HB के सिर पे ऊपर A लिखा है सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पे HB के ऊपर छोटा s लिखा है। सो HbA क्या है, HbS क्या है, सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन क्या है, वो भी आज हम समझेंगे, ठीक है जी। नाउ another method is to show them by their own capital alphabets। दूसरा तरीका क्या है, that you can show them by their own capital alphabets। जैसे रेड हेयर है तो R लिख दिया, व्हाइट है तो W लिख दिया कैटल के केस में। ये एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे कोड कलर इन कैटल का, ठीक है जी। कोडोमिनेंस समझ गए। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस टू मेंडलिज्म। नंबर 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल मिराबिलिस jalapa, Antirrhinum majus, that is snapdragon and Andalusian fowls। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आज कोडोमिनेंस की, जब दोनों एलील बराबर की डोमिनेंस रखते हैं। ब्लड ग्रुप्स इसमें एग्जांपल आएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट। उन एलील्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी हमने समझा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम हो सकता है, ठीक है। हमें ये लिखा होगा और बताना होगा कि भाई
इनमें से कौन कौन से को डोमिनेंस के एग्जांपल्स हैं? नंबर 1, ABO ब्लड ग्रुप्स। नंबर 2, MN ब्लड ग्रुप्स। घबराइए नहीं, अभी बताता हूं ये MN क्या होता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, कोट कलर इन कैटल, आप भी नोट करेंगे साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस, एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस ह्यूमंस में भी देखने को मिल रहा है और कैटल में, जानवरों में भी है। क्या क्या है ह्यूमंस में एग्जाम्पल? ABO ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप्स, सिकल सेल हीमोग्लोबिन एंड कैटल में कोट कलर इन कैटल। करते हैं जी डिस्कस इसे डिटेल में। पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कोट कलर इन कैटल, गाय के केस में। देखिए जी, आपको दिख रही है यहाँ पे एक रेड कलर की गाय, कह दीजिए भूरी सी है, डार्क भूरी सी रेडिश शेड दे रही है वो। सो यहाँ पे हमने एलील सिंबल्स जो है वो कैपिटल लेटर्स यूज कर लिए, कैपिटल R कैपिटल R। तो ये हमें लाल वाली गाय मिल रही है भाई। ये व्हाइट वाली है, इसके लिए WW हमने यूज कर लिया, ठीक है जी। तो R जो है डोमिनेंट, WW कह रहा है भैया मैं भी कम नहीं, right? So capital R is red, capital Y is white. अब मान लीजिए आपने मेल लिया रेड और फीमेल व्हाइट, इनको क्रॉस कराया। अगली जनरेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो गाय होगी या गाय का मेल होगा, है ना, तो डिपेंड करता है कि भाई मेल हो या फीमेल हो, उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड या व्हाइट। अब आप देखेंगे हैरानी वाली बात है भाई, यहाँ पे जीनोटाइप कैपिटल R कैपिटल W और कलर जो है रोन कलर कह देते हैं, चितकबरा टाइप हमें मिल रहा है कि पैचेस मिल रहे हैं भाई, कहीं कहीं लाल है या डार्क भूरा सा है और कहीं कहीं सफेद है। ये कैसे हो गया? या तो लाल और सफेद या भूरा सफेद मिल जाते और कुछ डिफरेंट बनता, यहाँ पे दोनों ही दिख रहे हैं, पैचेस में दिख रहे हैं, चितकबरा सा एक पैटर्न दिख गया हमें, ठीक है जी। फिर से देखते हैं, ये P स्टैंड्स फॉर पेरेंटल जनरेशन, लाल गाय मेल और हमने व्हाइट ले लिया फीमेल। यहाँ आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि भाई व्हाइट मेल और जो रेड वाला है वो फीमेल कर सकते हैं। गैमीट्स हमने बना लिए, यहाँ पे कैपिटल R है, इधर से कैपिटल Y है। F1 जनरेशन में रोन कलर हमें मिला। इसका मतलब है लाल कह रहा है मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा और व्हाइट वाला कह रहा है मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, मैं भी अपना जीन प्रोडक्ट जो है वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होने दूंगा। चलो इससे अगला जनरेशन देखते हैं। रोन वाला केस हम ले रहे हैं RW। अब इसमें गैमीट्स देखिए, कैपिटल R एंड कैपिटल W। चलिए जी, इनको क्रॉस करा देते हैं आपस में, देखते हैं हमें नतीजा क्या मिलता है। सो हमने फीमेल लिया RW और हमने मेल लिया RW, गैमेट्स बनाए पनेट स्क्वायर में, क्रॉस करना आपको आता है जी, पता है ये चीज। सो देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस हमारे पास बने। कैपिटल R ये तो हो जाएगा भाई वो रेड लाल वाली गाय आ गई। कैपिटल W भी मिल जाएगा जो कि व्हाइट है, और फिर से ऐसा कॉम्बिनेशन भी बनेगा RW वाला, कैपिटल R कैपिटल W, यानी वही चितकबरा सा पैटर्न, लाल पैचेस विद द व्हाइट वन। सो हमें F2 जनरेशन में रेशो देखिए एक बार क्या मिल रहा है। एक चीज गौर से देखना, जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या सेम आ रहा है? यहाँ पे सोचना जरा इस बारे में, क्या यहाँ पे F2 में जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो सेम है या नहीं है? चलिए देखिए जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। कोडोमिनेंस की बात हम कर रहे थे, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स। देखो जी, फिनोटिपिकली जब आपने देखा उन गाय को तो आपने कहा भाई लाल रंग वाली भी है, सफेद वाली भी है। यहाँ पे मैं मेल फीमेल नहीं लेके चल रहा कि आप कहो कि सर आप बोलो लाल रंग वाला भी है, लाल रंग वाली भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। इन जनरल हम बोल रहे हैं, ठीक है जी। फिनोटिपिकली रेड भी मिला हमें, हमें रोन कलर भी मिला और व्हाइट भी, तो जीनोटिपिकली भी तो सेम ही चीज है ना। कैपिटल R 1, कैपिटल R स्मॉल r 2, स्मॉल r 1। सो कोडोमिनेंस में आपने देखा जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो सेम मिल रहा है आपको, राइट? चलिए जी, इंटरेस्टिंग है ना ये। ओके देखो जी, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप की बात जब हम करते हैं, वहां पे फिनोटिपिक रेशो आप देखिए, हमें अलग अलग जनरेशन की अगर हम बात कर लें, चाहे F1 में क्या मिलेगा, हमें F2 में क्या मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन में रेड और व्हाइट 3:1 में है,
और यहाँ पे हमें 1:2:1 में मिल रहे हैं। यहाँ पे जो जीनोटाइप है 1:2:1 और यहाँ पे जो जीनोटाइप है 1:2:1। तो फिनोटिपिकली चेंज हो गया उस चीज का रेशो जो है ना। क्यों? अगर हम यहाँ पे मान के चलते कि भाई डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है तो ये वाला भी रेड कलर होता और इसको डोमिनेंट रिसेसिव मान रहे तो ये भी तो रेड होता, कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। अगर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होता तो फिर हमें फिनोटिपिक रेशो तो 3:1 ही मिलती ना। कैपिटल आर भी रेड होता, कैपिटल आर भी रेड होता, कैपिटल आर स्मॉल आर रेड होता, तो 3:1 का रेशो मिल गया, स्मॉल आर व्हाइट होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोडोमिनेंस की बात हो रही है तो फिनोटिपिक रेशो हमारा 1:2:1 एंड सेम गोज फॉर जीनोटिपिक रेशो, राइट। चलिए, कोडोमिनेंस की एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं और रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं। अब हम इस चीज को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। चलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था फिनोटिपिक रेशियो हो गया था क्योंकि पिंक वाला फ्लावर आ गया था ना उसमें 1:2:1, वहां पे पिंक आ गया। यहाँ पे एक अलग चीज दिख रही है रोन, तो यहाँ पे भी 1:2:1 है, राइट। 1:2:1 है। अब यहाँ पे हमने गाय को लेके ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। भाई अगर होता तो सिचुएशन ऐसी होती। सो यहाँ पे आप देखिए आपको सारी रेशो सेम दिख रही होंगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो सेम है। द सेम अप्लाइज टू कोडोमिनेंस, फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो सेम है। ठीक है जी, 1:2:1, 1:2:1। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जब हमने डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को कंपेयर करा और जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को भी कंपेयर करा आपस में रेशोज के लिए, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। अभी तो चीजें आसान लग रही हैं, है ना। कई बार क्या होता है जब पूरा सिलेबस हो गया हमारा फिर हम क्वेश्चंस करने बैठे तब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाने को कहता हूं। You have study material, I know that. You have these beautiful lectures with you, I know that. You have your mentors to guide you, I know that. लेकिन जो आपके अपने हस्तलिखित नोट्स है ना, ये अनमोल है, ये काम आएंगे हमेशा। एंड टाइम पे जब रिवीजन करने बैठोगे ना तो ये लाइनें जब पढ़ोगे तो देखना कितनी जल्दी चीजें रिकॉल होती। ओके जी, नाउ factors do not show dominant recessive relationship. कोडोमिनेंस में the factors do not show dominance recessive relationship, ये बात हमने जानी। both of the alleles या factors in a heterozygote are expressed independently, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली बात फॉलो नहीं हुई। तो मेंडल की कही गई बातें हर बार फॉलो हो, हर ऑर्गेनिज्म में हो, ये जरूरी नहीं होता। हमने कोडोमिनेंस में एक एग्जांपल अभी देखा, दैट इज द कोट कलर इन कैटल। एक और एग्जांपल और भी है, शॉर्ट हॉर्न कैटल, राइट। दैट इज आल्सो अनदर एग्जांपल। शॉर्ट हॉर्न समझे ना, छोटे सींगों वाली गाय जो है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स का टॉपिक हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, क्लास 11th में भी आपको बताई थी मैंने बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड। आप जानते हैं कि जनरली जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम ABO सिस्टम की बात करते हैं। एज पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देयर आर more than 30 different blood group systems. ABO blood group system, RH factor system, MNS system, Lewis system, Duffy system, Kell system, बहुत सारे systems। क्लिनिकली जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो RH फैक्टर सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दोनों के बारे में आप जानते हैं। RH फैक्टर क्या है भाई, कि कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं उनमें RH फैक्टर है, कुछ लोगों में नहीं होता, वो RH नेगेटिव है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, आपका B नेगेटिव हो सकता है, किसी का AB पॉजिटिव हो सकता है, किसी का AB नेगेटिव हो सकता है। तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम लिखते हैं वो RH फैक्टर की रेफरेंस में लिखते हैं, ठीक है जी। सो वो भी एक तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ABO सिस्टम के अनुसार
चार अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं. There are people with blood group A, there are people with blood group B, there are people with blood group AB and there are people with blood group O. चार तरह के हो गए. पूरी दुनिया में ऐसा है. Now, जब हम ये A, B, AB, O कह रहे हैं तो ये किसे रेफर कर रहा है? क्या है ये A, क्या है ये B? ये बेसिकली एंटीजेंस हैं. और ये एंटीजेंस कहां प्रेजेंट है? आपके रेड ब्लड कॉर्पसल्स के सरफेस पे. आरबीसी, आपके शरीर की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डॉनन्स मेम्ब्रेन, वहीं पे प्रेजेंट ये एंटीजेंस हैं जिसके आधार पे आपका ब्लड ग्रुप ए बी या ओ होता है. मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो आप देखिए हमने उसका आरबीसी दिखाया. आरबीसी के ऊपर ये मैचेस की तीली जैसी छोटी छोटी चीजें दिखा दी ना. ये सिर्फ दिखाने का एक तरीका है. इसके पास ए नाम का एंटीजन है. एंटीजन इज अ सब्सटेंस which is capable of generating production of the antibodies. Antibody generating material, antigen. जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके आरबीसी के सरफेस पे बी नाम का एंटीजन होगा. इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया. ये ऐसे ब्लू कलर का एक रंबस सा दिखा दिया है ना. दिखाने का तरीका है. जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके पास ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा. एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पे हैं. एंटीबॉडीज कहां हैं? प्लाज्मा. एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी. ये ध्यान रखना है. जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, भाई ओ वाले ब्लड ग्रुप के पास देखिए ये हमने ऐसे खाली माचिस की तीली दिखाई. खाली है ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन. तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, आपके पास ना तो ए एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे, ना ही बी एंटीजन है. इस ए बी ओ ए बी की कोई फुल फॉर्म नहीं होती. बस ये एक कन्वेंशन है, एक तरीका है, ऐसे ही फॉलो करते हैं इसे. सुन, जो ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स थे, इनकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें, इनमें से 3 ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ वर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर. इंपॉर्टेंट है. इनका नाम भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. कार्ल लैंडस्टीनर या सिंपली लैंडस्टीनर कह दीजिए. पहले ब्लड ग्रुप का नाम ए बी सी था. सी को बाद में बदल के ओ कर दिया गया. ओ रेफर्स टू ओहने या जीरो, राइट? While one blood group that is AB was discovered by Castello and Stirling. तो लैंडस्टीनर ने ए बी ओ और बाद में एक और वैज्ञानिक स्टर्ली एंड कैस्टेलो, इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को जो है वो खोजा था, डिस्कवर करा था. किस आधार पे है ये ब्लड ग्रुपिंग? ABO grouping is based on presence or absence of two surface antigens on RBC. और एंटीजन है A and B. अगर A प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप A, अगर B प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप B, दोनों प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप AB, दोनों ही नहीं है ब्लड ग्रुप O. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies. Important. Antibodies in the plasma. अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है तो मेरे प्लाज्मा में B के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होंगी, A के खिलाफ होंगी, ताकि मुझे गलती से A ब्लड ग्रुप ना चढ़ा दिया जाए. भाई अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है और मेरे पास भी B वाली एंटीबॉडीज होंगी तो वो मेरे ही आरबीसी को अटैक कर देंगी ना. तो जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके ऑपोजिट के खिलाफ आपके पास एंटीबॉडीज है, ये ध्यान रखिएगा, और वो प्लाज्मा में है. ठीक है, एक बार फिर से इस टेबल की फॉर्म में क्विकली समझ लेते हैं. एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में है. अगर है एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप है ए. अगर है एंटीजन बी आरबीसी के सरफेस पे तो है ब्लड ग्रुप बी. अगर है एंटीजन ए भी और बी भी तो है ब्लड ग्रुप ए बी. अगर सिचुएशन है कि ना तो ए ना ही बी तो है ब्लड ग्रुप ओ. जीरो ऐसे समझ लो, कुछ भी नहीं है, जीरो ओ ब्लड ग्रुप. समझने का तरीका है ये. नाउ अब आते हैं हम कोडोमिनेंस पे कि ब्लड ग्रुप्स का जिक्र कर रहे थे तो यहाँ कोडोमिनेंस वाली बात क्या है. फिनोटाइप जीनोटाइप यहाँ हमें समझना होगा. अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो जेनेटिकली उसका जीनोटाइप है, ऐसे लिखते हैं. मैंने कहा था ना,
हम कैपिटल लेटर लेके उसके ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट डाल देते हैं IA, ये हो गया जीनोटाइप। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो जेनेटिकली जीनोटाइप IB, राइट जी। सो एलील हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपर केस बेस सिंबल विद डिफरेंट सुपरस्क्रिप्ट्स। इतना क्लियर हो गया जी। ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बी को कैसे। चलो अब हम एक क्रॉस देखते हैं। पेरेंटल जेनरेशन हम लेते हैं कि भाई पेरेंट्स जो है उसमें एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ए, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी। मान लीजिए फादर जो है वो ए है, मदर बी है, या मदर ए है और फादर बी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें जेंडर पे मत जाइएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक मेल पार्टनर लिया, एक फीमेल पार्टनर लिया। सो मेल पार्टनर मैंने कह दिया ए ब्लड ग्रुप, फीमेल पार्टनर का बी ब्लड ग्रुप। नो, अगर उनका जीनोटाइप है ऐसा, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तो अगली जेनरेशन में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा देखते हैं जी। पहले तो गैमेट्स आप देख लीजिए, ये एलील इसमें आ गया IA और इधर IB। F1 जेनरेशन में ये दोनों मिले IA, IB, और हमें क्या मिला जी, फिनोटाइप AB ब्लड ग्रुप। यानी IA और IB जब आमने सामने आते हैं तो दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं, राइट, और हमें फिनोटाइप मिला AB। तो ये हो गया कोडोमिनेंस वाला सिचुएशन, राइट। इज इट क्लियर? चलो जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमने लिया कि एक पर्सन है AB जेनरेशन, ठीक है जी। एक पर्सन जो है AB ब्लड ग्रुप हमने लिया, उसका जीनोटाइप है ये वाला IAIB। गैमेट्स देख लीजिए क्या बन जाएंगे इसमें, राइट। अब हम एक सिचुएशन ले रहे हैं कि एक ऐसा इंसान है, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, और देयर इज अ मेल जिसका ब्लड ग्रुप AB है। नाउ अब यहाँ पे जब हम जेनेटिक्स में क्रॉस करते हैं तो हम कह देते हैं ना F1 जेनरेशन को हमने सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया, वो प्लांट्स के केस में हम यूज कर लेते हैं, या F1 के इंडिविजुअल्स को आपस में ब्रीड करा दिया। ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते समय हमें थोड़े सा सोशल फैक्टर्स भी देखने हैं, राइट। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि F1 जेनरेशन को हमने सेल्फ फर्टिलाइज कराया, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ना ही मैंने ये कहा कि F1 के इंडिविजुअल्स को आपस में ब्रीड करा दिया, बिकॉज ह्यूमंस के केस में वी हैव सर्टेन rules, set of rules which we follow because we belong to a civilized society. आप समझे मेरी बात? बिकॉज F1 इंडिविजुअल्स अगर ह्यूमंस की बात करें तो भाई बहन है ना आपस में। अब हम यहाँ पे तो क्रॉस की बात नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगली जेनरेशन के लिए, नेक्स्ट जेनरेशन स्टडी करने के लिए हम क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक इंडिविजुअल, एक फीमेल इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप है AB, राइट, हम कहते हैं कि उसकी मैरिज हो जाती है, उसकी शादी होती है ऐसे मेल के साथ जिसका ब्लड ग्रुप भी AB है। आप समझ रहे हैं ना? They are not members of the same family, otherwise they will be siblings. इसलिए हम उस तरह से टर्म्स यूज नहीं कर रहे, समझना है लेकिन उस चीज को। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट जी। सो एक मेल और एक फीमेल हमने यहाँ पे लिए जो अनरिलेटेड है एक दूसरे से, उनमें मैरिज होती है। मैं क्रॉस वर्ड भी नहीं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। Now, जो अगली जेनरेशन आएगी, जो बच्चे आएंगे, वहां पे क्या क्या कॉम्बिनेशंस संभव है। नाउ जेनेटिकली हमने देखा भाई ये IA, ये IA, तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन मिल गया IA यानी ब्लड ग्रुप A। वेरी गुड। अगर ये वाला एलील इसके साथ फर्टिलाइज हुआ है, क्रॉस हुआ है, तो भी यही कॉम्बिनेशन है जी हमारे पास IA और IB, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, राइट, कोडोमिनेंस वाली सिचुएशन। और अगर IB और इस IA को लेके चल रहे हैं तो भी कोडोमिनेंस वाली सिचुएशन, और IB और IB मिलने पे ब्लड ग्रुप B है। समझ आ गई बात? पेरेंटल जेनरेशन में AB ब्लड ग्रुप, जब शादी हो, आगे बच्चे हो, तो क्या क्या तरह के ब्लड ग्रुप संभव हो जाएंगे, A भी, B भी और AB भी। O नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना, वो क्यों नहीं आ रहा वो भी अभी हम समझते हैं आगे। इतनी बात क्लियर हुई है जी आपको? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते। नाउ यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो देखिए आप बेटा। ऑब्वियसली फिनोटाइप हमें तीन तरह के मिल रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है, ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप B है, और AB वाले भी। तो 1:2:1। अब हम देखते हैं जीनोटिपिक रेशो IA
IB IAIB 1:2:1, वही बात हो गई कि कोडोमिनेंस में हमें फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो जो है वो सेम मिल रहा है। ओके जी, ठीक है। सो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स एग्जाम्पल हो गए जी हमारे पास किस चीज का, कोडोमिनेंस का। और भी कई चीजों की एग्जाम्पल शो करते हैं, वो भी हम समझेंगे। ये ब्लड ग्रुप्स वाली ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मल्टीपल एलील्स भी इन्वॉल्व है इसमें। अभी हम एक और एलील भी पढ़ेंगे इसमें, IAIB तो पढ़ लिया, ओ वाला ब्लड ग्रुप कहां गया उसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने। देखिए सुन लीजिए पहले, persons with IAIB alleles have blood group AB because क्यों, both IA and IB alleles are co-dominant, दोनों एक दूसरे के ऊपर दबदबा बना के रखते हैं। AB ब्लड ग्रुप अगर है किसी का तो फीचर क्या है उसका, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर क्या है। AB blood group is characterized by presence of both antigen A, क्योंकि फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करेगा। जीनोटाइप में IA है, वो कहेगा मैं भी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन A बनाऊंगा, A नाम का एंटीजन बनाऊंगा। एंड एंटीजन B, IB वाला कहेगा मैं भी फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करूंगा, मेरा भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे आना चाहिए। राइट जी, क्लियर हुआ। ये था कोडोमिनेंस। नाउ अब एक एग्जांपल और लिया था, जब मैंने शुरू में एग्जांपल्स बताई थी कोडोमिनेंस की, एक तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक और बताया था M&N ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना। नाउ कार्ल लैंडस्टीनर एंड फिलिप लेविन, कार्ल लैंडस्टीनर एंड फिलिप लेविन डिस्कवर्ड अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो एंटीजेंस हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, glycoprotein molecule on the surface of RBC that is also acting as an antigen। भाई RBC का सरफेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई तरह के एंटीजेंस हैं, सिर्फ A B O वाले नहीं है, और भी हैं। In the human population, two forms of this glycoprotein exist, designated as M and N। तो an individual may exhibit either one or both of them। MN system is under the control of a locus, ये locus word अभी हम समझेंगे आगे, found on chromosome number 4। ये ध्यान रखिए, हमारे अल्टीमेटली तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स हैं जो इन चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में। क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर इसके लिए एलील्स प्रेजेंट हैं MN ब्लड ग्रुप के लिए, और यहाँ पे हम डेजिग्नेट करते हैं L M L N। दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट देम। सो मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है M है, सपोज M है, राइट। ABO के अकॉर्डिंग हो सकता है मेरा B ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर के अकॉर्डिंग में B पॉजिटिव हो गया, और MN सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मुझे क्लासिफाई करना हो तो आई एम M। सो ब्लड ग्रुप फिनोटाइप M है, तो जीनोटाइप हो जाएगा जी इंडिविजुअल का कैपिटल M, एंटीजन प्रेजेंट है M, एंटीबॉडीज नहीं, ठीक है जी। फिनोटाइप अगर हुआ N तो जीनोटाइप है कैपिटल N, एंटीजन है कैपिटल N, राइट। अगर है फिनोटाइप MN, जैसे AB ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, और जीनोटाइप होगा MN और एंटीजन भी दोनों होंगे, तो ये कोडोमिनेंस की एग्जांपल हो गया। कंफ्यूज मत होइए, सिंपल भाषा में याद रखिए, कोडोमिनेंस की उदाहरण में एक तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है, दूसरा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ये भी एक तरीका है इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई करने का M या N एंटीजन के आधार पे। सर्टेन पीपल हैव दिस M एंटीजन, सम हैव N एंड सम हैव बोथ M and N। तो जो MN दोनों वाले हैं जिनके पास ये एंटीजन, वो कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। इतना सिंपल सा याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो जी, गुड। मजा आ रहा है ना जेनेटिक्स में। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, कोडोमिनेंस की एग्जांपल्स, दैट इज सिकल सेल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, मेटालोप्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। कहां प्रेजेंट है? आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स दे कैरी हेमोग्लोबिन। क्या काम है हेमोग्लोबिन का? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है। जब ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचती है, लंग्स तक,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पकड़ लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, टिश्यूज को दे देता है, टिश्यूज पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, फिर ये डीऑक्सी हेमोग्लोबिन वापस आ जाता है लंग्स के पास। सो मतलब पहले आपने समझा कि हेमोग्लोबिन, जिसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं HB की फॉर्म में, HB ऐसे भी लिख देते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसे हम HB4O8 भी लिखते हैं। यहां पे प्रश्न आ रहा है सिकल सेल हीमोग्लोबिन का। आपको दो आरबीसी दिख रहे, एक तो ये डोनट जैसे आरबीसी ऐसे दिख रहे हैं ना, सांबर वड़ा जैसे होते हैं आरबीसी या डोनट जैसे, एक सिकल जैसे, सिकल समझते हैं, दराती होती जो घास काटने वाली, सिकल ऐसे करके बनी होती है ना, जिसे घास काटते हैं सिकल कह देते हैं, ठीक है जी, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये तो ऐसे आरबीसी जिनकी शेप सिकल जैसी हो गई है किसी कारण से, मैं उसका रीजन बताऊंगा। सिकल सेल हेमोग्लोबिन कैसे बनता है, कहां पे डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं, राइट। हेमोग्लोबिन में आपने अल्फा चेन बीटा चेन पढ़ी है, राइट। सो सिकल सेल हेमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट पोजीशन 6 इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। ये भी हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। ये जो मैंने ग्लूटामिक एसिड वेलिन बोला है, ये अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। तो सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण आरबीसी सिकल शेप्ड होते हैं। वो तो बात हो गई मॉलिक्यूलर लेवल पे कि भाई ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट पोजीशन 6 इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। म्यूटेशंस में ये बात पढ़ेंगे। फिलहाल फोकस कीजिए कि सिकल सेल हेमोग्लोबिन को डोमिनेंस की एग्जांपल कैसे। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, पहले ये समझ लीजिए। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोम्स आप जानते हैं, दो तरह के क्रोमोसोम्स, जैसे ह्यूमंस में 2n इज इक्वल टू 46 है ना। सो हमारे पास 44 प्लस XX या 44 प्लस XY होता है। जो XX या XY है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है या हेट्रोसोम्स है, बाकी वाले क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है। सो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर in which affected individual produces an altered form of hemoglobin। जिसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें एक अलग तरह का हेमोग्लोबिन बनने लग जाता है। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग जो हैं, दे कैरी HbA एलील एंड मेक हेमोग्लोबिन A। ठीक है, हेमोग्लोबिन अलग अलग तरह का है, हम पढ़ेंगे। देयर इज फीटल हेमोग्लोबिन, देयर इज एडल्ट हेमोग्लोबिन, देयर इज सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन, राइट। सो HbA एलील के कारण जो हेमोग्लोबिन बनता है दैट इज हेमोग्लोबिन A। इंडिविजुअल्स अफेक्टेड विद सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाना, आरबीसीज कम होना, उसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कई तरह का है। देयर इज हेमोलाइटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे हम सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड विद सिकल सेल एनीमिया, जिन्हें सिकल सेल एनीमिया है, they are homozygous for the HbS allele and they produce only hemoglobin S। डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन बना रहे, जिसके कारण this causes their red blood cells to deform। आरबीसीज की शेप बदल जाती है, they become sickle shaped under conditions of low oxygen concentration। जब किन्हीं कारणों से हाइपोक्सिया हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या उनके शरीर की ऑक्सीजन डिमांड बढ़े, वो तेजी से दौड़े भागे, तो उनके आरबीसी सिकल शेप होने लग जाते हैं। सिकल शेप्ड आरबीसीज ब्लड वेसल्स में चिपक जाते हैं, क्लॉट्स बना देते हैं, ऑर्गन्स तक प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। मैंने आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स भी आगे पढ़ेंगे। जिन लोगों को ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उनके शरीर में एक एबनॉर्मल तरह का हेमोग्लोबिन बनता है HbS। ऐसे हेमोग्लोबिन की टेंडेंसी है वो क्रिस्टल्स बना देता है, आरबीसी की शेप को बदल देता है, आरबीसी सिकल शेप होकर के ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। द सिकलिंग फिनोमिना
causes the lifespan of these cells to greatly shorten to a few weeks. नॉर्मली आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है आपको याद है? आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज है। 120 दिन तक आरबीसीज जिंदा रहते हैं। आरबीसीज बनते कहां हैं जी? बोन मैरो में, इराइथ्रोपोएसिस। आरबीसीज डिस्ट्रॉय कहां होते हैं? इराइथ्रोक्लास्टिया, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में। स्प्लीन में सबसे ज्यादा, तभी हमने पढ़ा था कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी कहते हैं। नो, जो आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं इनका लाइफ स्पैन केवल 20 डेज रह जाता है। नॉर्मल आरबीसी का 120 डेज, इनका सिर्फ 20 डेज, और ये मरने लगते हैं जल्दी जल्दी। सो द लाइफ स्पैन शॉर्टन्स ओनली टू अ फ्यू वीक्स, 3 हफ्ते, राइट, कंपेयर्ड विद द नॉर्मल स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स मतलब 120 दिन। एक महीने में अगर 30 दिन लगाएं रफली, सो 4 into 30 is 120। तभी मैंने कहा कि नॉर्मल आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज है, सिकल शेप्ड आरबीसीज का लाइफ स्पैन केवल 3 हफ्ते होता है। तो एनीमिया होने लगेगा पेशेंट को, है ना, खून की कमी हो जाएगी। आप यहाँ पे इस फोटोग्राफ में भी देख पा रहे हो नॉर्मल आरबीसी कैसा दिखता है और सिकल शेप्ड आरबीसी कैसा दिखता है। Abnormal sickled cells can become clogged in the capillaries throughout the body, leading to localized areas of oxygen depletion। मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, भाई ऑब्वियस सी बात है, सिकल शेप्ड आरबीसी यहाँ चिपकते जाएंगे एक दूसरे के साथ भी, ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगे। ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हुआ, टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, हाइपोक्सिया होगा टिश्यूज पे, कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस हमने आपको बताई। इस तरह के इवेंट को क्राइसिस कह देते हैं कि भाई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पेशेंट दौड़ रहा था, भाग रहा था किसी भी कारण से, और वो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट है, तो उसमें क्राइसिस होने लगेगा, राइट। सच एन इवेंट कॉल्ड क्राइसिस कॉजेस पेन एंड समटाइम्स टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज। किडनी का डैमेज होने लगेगा और कई टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचेगा और दर्द भी होगी। किडनीज, मसल्स, जॉइंट्स, ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लंग्स, सभी पे असर पड़ेगा। सो हमने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिकल सेल एनीमिया पेशेंट की समस्या को समझा भी कि परेशानी क्या हो जाएगी। फॉर दीज रीजंस, इन्हीं कारणों से अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है, एचबीएस है, अब एचबीएस भी हो सकता है, वो तो हेट्रोजाइगस हो गया, हम होमोजाइगस कंडीशन ले रहे हैं। फॉर दीज रीजंस द होमोजाइगस इंडिविजुअल usually has a shortened lifespan relative to an individual producing hemoglobin A, right? डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन हो जाने के कारण ये जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पेशेंट में, लाइफ स्पैन भी तो शॉर्ट होगा, राइट? ठीक है जी, समझे सिकल सेल एनीमिया को? नाउ फिनोटाइप के लेवल पे मैंने आपको बता दिया, अब हम जीनोटाइप के लेवल पे समझते हैं। कैरियर क्या है यहाँ, राइट? जो सिकल सेल का डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहा है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो है, और सफरर कौन है जिसे एक्चुअल में हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। देखिएगा भाई ध्यान से इस चीज, पेरेंटल जेनरेशन में मैं फिनोटाइप ले रहा हूं सिकल सेल का कैरियर है, राइट? ये हेट्रोजाइगस है, इसमें जीनोटाइप HbA HbS, नॉर्मल एलील भी है, डिफेक्टिव एलील भी है, और हमने एक और लिया है यहाँ पे पेरेंट सिकल सेल कैरियर, वो भी हेट्रोजाइगस है, डिफेक्टिव एलील भी है, नॉर्मल एलील भी है। गैमेट्स बनाते हैं HbA HbS HbA HbS, ये हमने दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले लिए हैं। अब हम इनके ऑफस्प्रिंग्स पे आते हैं, क्या क्या संभव कॉम्बिनेशंस है। HbA के साथ मिला तो ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी इंडिविजुअल। HbA HbS के साथ मिल गए, ये वाले गैमेट्स फर्टिलाइज हो गए आपस में, जो इंडिविजुअल बना वो सिकल सेल कैरियर है, राइट जी। ऐसे ही HbS HbA ये भी सिकल सेल कैरियर, और एक कंडीशन आ जाएगी HbS HbS, दैट विल बी सिकल सेल एनीमिक पेशेंट। इसकी मृत्यु भी हो सकती है जन्म के समय भी, जरूरी नहीं है हो जाए मृत्यु,
हमारे पास इलाज है, परमानेंट क्योर नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर तो परमानेंट क्योर नहीं है। हम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करते हैं, पेशेंट की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की तरह अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाएगा। राइट जी, क्लियर हुई ये बात ना? एक बात मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा भी होगा कि जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन्हें मलेरिया नहीं, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस है। अच्छा कैसे है सुनो। मलेरिया कौन करता है? एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल हमारे शरीर में और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के शरीर में कंप्लीट करता है, यानी प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डायजेनेटिक। ह्यूमन बॉडी में जब प्लाज्मोडियम पहुंचता है फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से, उसके सलाइवा के जरिए जो स्पोरोजोइट्स आ जाते हैं, ये पूरा लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। मेरे ब्लड में मान लीजिए प्लाज्मोडियम आ गया तो मेरी आरबीसी में जाएगा। प्लाज्मोडियम का मकसद है आरबीसी के अंदर घुस के हेमोग्लोबिन को खा जाना। लेकिन अगर वो किसी ऐसे इंसान के शरीर में गया जिसको सिकल सेल एनीमिया नाम का जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस इंसान को वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम उसके सिकल शेप्ड आरबीसीज के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता सक्सेसफुली। सो दैट इज द रीजन दैट दोस पीपल हु आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, इसमें हेट्रोजाइगस वाली बात कही मैंने कि उसमें नॉर्मल आरबीसी भी हैं और सिकल शेप्ड भी हैं। अगर कोई इंसान हेट्रोजाइगस होता है ना सिकल सेल एनीमिया के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वाली कंडीशन HbA HbS, राइट? इसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, अनअफेक्टेड और मलेरिया रेजिस्टेंट है। तो ये मलेरिया से रिलेशन बता रहा हूँ। जो हेट्रोजाइगस होगा वो नॉर्मल आरबीसी भी बना रहा है और सिकल शेप्ड आरबीसी भी बना रहा है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट, मैं नाम लिख देता हूँ, प्लाज्मोडियम कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल सक्सेसफुली इन सिकल शेप्ड आरबीसीज। तो ऐसे लोगों को या तो बिल्कुल मलेरिया नहीं होता, होगा भी तो हल्का फुल्का होगा, वो मरेंगे नहीं मलेरिया से। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। हम आगे पढ़ेंगे इवोल्यूशन में why natural selection has not eliminated individuals with genetic disorders. जेनेटिक डिसऑर्डर्स इतने सालों से सदियों से क्यों चलते आ रहे हैं पॉपुलेशन में, अगर इनका कोई फायदा नहीं है? तो फायदा है, स्पेशल कंडीशंस, right? That is the reason natural selection has not eliminated individuals with genetic disorders. कि भाई इन genetic disorders वालों को भी तो किसी कंडीशन में कई हालातों में फायदा है। हेट्रोजाइगोट्स जो हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, उन्हें आसानी से मलेरिया या तो होता नहीं है, और अगर हो भी जाए तो मलेरिया से उनकी मृत्यु नहीं होती। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। Sickle cell allele has been found at a fairly high frequency among human population that are exposed to मलेरिया। अब आपको रिलेशनशिप समझ आया, मलेरिया वाला और सिकल सेल एनीमिया वाला। थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया में आप देखें कि अफ्रीका में कई जगह ऐसी हैं जहां मलेरिया एक बहुत भयानक बीमारी के तौर पे फैला हुआ है। सो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि वहां पे सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट भी ज्यादा हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ने वहां पे फेवर करा है इस पर्टिकुलर डिफेक्टिव एलील को, क्योंकि मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस दे रहा है। The protozoan genus that causes malaria यानी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की कई स्पीशीज हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, जो सबसे डेंजरस प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। So the protozoan genus Plasmodium, it spends part of its life cycle within Anopheles mosquito। दो होस्ट चाहिए ना, फीमेल मच्छर चाहिए, फीमेल एनोफिलीज। Only female mosquitoes, they suck blood. They have piercing and sucking type of mouth parts. फीमेल मॉस्किटोज को हमसे क्या चाहिए? सीरम एल्बुमिन ब्लड प्रोटीन चाहिए अपने अंडे बनाने के लिए। तो प्लाज्मोडियम अपने जीवन काल की कुछ स्टेजेस एनोफिलीज में और कुछ स्टेजेस जो है विद इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस, राइट, उसमें करता है पास, राइट। दो होस्ट चाहिए होते हैं इसको। तो सिकल सेल अगर होंगे आरबीसीज ऐसे होंगे तो उसमें वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएगा लाइफ साइकिल। रेड ब्लड सेल्स ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस है, अगर वो होमोजाइगस में हुआ कि HbS HbS, तो उसके खुद के लिए इतनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। दे आर लाइकली टू रप्चर, ऐसे आरबीसी रप्चर हो जाएंगे जैसे ही प्लाज्मोडियम उसमें घुसना शुरू करेगा। सो दे आर प्रिवेंटिंग द पैरासाइट फ्रॉम प्रोपेगेटिंग। कैसे आरबीसीज?
जो सिकल शेप्ड है, या मान लो वो नॉर्मल दिख रहे थे, आरबीसी घुसने लगा और उन्होंने शेप बदल ली, अगर उनमें डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन है। सो पीपल हु आर हेटेरोजाइगस, they have better resistance to malaria than HbA homozygotes. क्लियर हुई ये बात? सो हमने क्या पढ़ा है यहाँ? दो बातें पढ़ी। एक तो हमने कोडोमिनेंस वाली बात बता दी मैंने यहाँ कि HbS और HbA जब एक साथ आ गए तो A कहेगा भाई मैं भी एक्सप्रेस करूंगा, HbS कहेगा मैं भी एक्सप्रेस करूंगा, तो कोडोमिनेंस वाली बात होगी। और दूसरा हमने मलेरिया से रिलेटेड रेजिस्टेंस वाली बात करी है यहाँ पे। अब एक चीज और समझिएगा इंटरेस्टिंग, इन रिगार्ड टू ब्लड सेल शेप देयर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम यहाँ पे ब्लड सेल की, आरबीसी की शेप की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, as shown by the fact that in the heterozygote many of the cells have a slight sickle shape. heterozygous condition में जो है सिकल शेप आ गई, तो जो नॉर्मल शेप है वो डोमिनेट नहीं कर पा रही है उससे। इन रिगार्ड टू हेमोग्लोबिन इटसेल्फ, अगर हम बात करें कि हेमोग्लोबिन की, तो हेमोग्लोबिन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, डिफेक्टिव भी और नॉर्मल भी, सो देयर इज कोडोमिनेंस। ठीक है जी। सो द एलील्स HbA and HbS they encode two different forms of hemoglobin, दो अलग तरह के हेमोग्लोबिन जो डिफर कहां पे कर रहे हैं, सिंगल अमीनो एसिड, राइट। वही ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलीन अमीनो एसिड आता है, पोजीशन नंबर 6 इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, राइट जी। सवाल पूछ लूं भाई, क्वेश्चन हो जाए? ओके चलो जी, सुनिएगा आराम से, घबराना नहीं, ऑल द बेस्ट। नाउ Sally bought two potted plants of the same flower but different color. One was red and the other was white. She planted the pots in her garden. लाल वाले फूल और सफेद वाले फूल वाले पौधे अपने गार्डन में लगा दिए। फिर कुछ समय बाद she crossed the red flower plant with the white one. ध्यान दीजिएगा, she crossed the red flower plant with the white one. अब नतीजा क्या हुआ? To her surprise, the cross produced flowers of completely different color. अगली जनरेशन में पिंक कलर मिला। अब क्या रीजन होगा? What do you think is the relation between the red and white color of the flower? क्या ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है? क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? क्या ये कोडोमिनेंस है? या ये मल्टीपल एलील्स का उदाहरण है? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई रेड और व्हाइट को क्रॉस करने पे जब पिंक मिल जाता है तो नतीजा क्या होता है। देख लीजिए एक बार क्रॉस। पेरेंटल जेनरेशन में हमने लाल फूल ले लिए, सफेद ले लिए, F1 जेनरेशन में हमें गुलाबी मिले हैं जी, पिंक मिले हैं। वैसा सा ही केस है ये जैसा हमने 4 o'clock plant mirabilis jalapa and Antirrhinum majus में स्टडी करा था, राइट? क्लियर है जी ये बात? परफेक्ट। नाउ अब हमने आगे जानना है दैट व्हाई मेंडल्स लॉज they failed to explain these anomalies. ये जो हमें डिफरेंसेस मिल रहे हैं, अलग बातें मिल रही हैं, मेंडल के सिद्धांत जो थे, मेंडल के लॉज जो थे, वो इसे क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए? कहां, किस चीज की कमी रह गई थी? नो, इसके लिए हमें समझना होगा जेनेटिक्स को थोड़ा सा और गहराई से। क्रोमोसोम हम जानते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए हम समझते हैं, राइट? डीएनए में म्यूटेशन हो जाने से क्या अनोखी चीज हो जाती है? मतलब जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है जीन, देखिए जीन किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है ना, और वो एंजाइम्स है। एंजाइम जो है आप जानते हैं सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। सो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि भाई क्या गड़बड़ हो जाती है जेनेटिक्स के लेवल पे कि हमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने लग जाता है। अ फंक्शनल एलील कोड्स फॉर अ प्रोटीन सच एज एन एंजाइम। एक जो फंक्शनल एलील है वो एक प्रोटीन ही तो बना रहा है अल्टीमेटली, और एंजाइम्स जो है दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हुआ, राइट, और फिर एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना,
वो प्रोटीन एंजाइम हो सकता है जो सेल से एक पर्टिकुलर तरह का काम करवाएगा। आप जानते हैं, मान लीजिए ये क्रोमोसोम था, ये हमने दिखाया कि भाई एक एलील है, वो एलील को एक प्रोटीन बना रहा होगा जिसे हमने कह दिया एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, राइट। और उसके बाद अल्टीमेटली हमें एंजाइम और प्रोडक्ट जो है अलग अलग मिल गए। आप जानते हैं एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शंस, आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर एंजाइम्स आर फ्री टू बाइंड विद फ्रेश सबस्ट्रेट। नाउ अगर कहीं उस पर्टिकुलर एलील में कोई म्यूटेशन हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, म्यूटेटेड एलील, या कह दो उसके कारण हमें जो एंजाइम मिला वो मॉडिफाइड मिला या फॉल्टी एंजाइम मिला, तो क्या हो जाएगा भाई? हो सकता है नतीजा ये हो कि नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा हो, या एंजाइम बन ही ना रहा हो। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बेसिकली, कि मेंडल वाले जो लॉस थे, इन चीजों को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना होगा। हमें समझना होगा कि एलील में कुछ गड़बड़ हो जाने पे क्या क्या नतीजे हमें मिल सकते हैं। अल्टीमेटली एलील्स जो है वो प्रोटीन्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं जो सेल का सारा कारोबार करते हैं। एंजाइम अगर कम बन रहा है, एंजाइम डिफेक्टिव है, या एंजाइम बन ही नहीं रहा, उसी के हिसाब से फिर फिनोटाइप बदल जाएगा। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में। रिवाइज जरूर कीजिएगा, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, राइट। कई नई बातें हमने पढ़ी, कोडोमिनेंस के बारे में अच्छे से हमने जाना, कई एग्जांपल्स हमने देखे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पिछले सेशन में पढ़ा था। सो रिवाइज करते रहिए, मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए, मोटिवेटेड रहिए। स्वयं को खुद भी मोटिवेटेड रखना होता है। जीवन को एक वजह दीजिए, एक मजबूत वजह दीजिए कि आप जो बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं? एक बेहतरीन वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर के रूप में देखते हैं। सो तभी आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा। नमस्कार जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।